हेलो दोस्तों, स्टडी विंग्स ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से अपना पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज़ की। तो जैसे कि मैंने कहा था, स्टडी विंग्स ऑनलाइन सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक प्लेटफॉर्म रहने वाला है। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी क्वेरीज है अगर आपकी तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ पे जम्मू एंड कश्मीर की। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने कहा कि मैच करना आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उनके रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के साथ। ठीक है, तो पहली यहाँ पे क्या है, हीरेपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे देखने को मिलती है हमें? ये देखने को मिलती है हमें शोपियां में। फिर हम राजपरिया की बात करें तो ये कहाँ पे देखने को मिलती है हमें? अनंतनाग में। त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये कहाँ पे देखने को मिलती है? रियासी में। तो यानी कि फर्स्ट का बी हो गया, फर्स्ट का बी इन दोनों ऑप्शन में। फिर देखिए, सेकंड का हमें सी देखने को मिलता है, सेकंड का सी हमें इस ऑप्शन में दिखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब चलिए थोड़ी सी बात करते हैं। हीरापुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको शोपियां डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाली है। ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मारखोर जो गोट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसका स्टेटस क्या है? IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। अब देखिए, इसको याद कैसे रख सकते हैं? देखिए, शोपियां में हीरा, शोपियां में हीरा या शोपियां का हीरा आप किसे कह सकते हो? मारखोर स्पीशी को कह सकते हो। ठीक, उसके बाद देखिए सेकंड क्या है हमारी? राजपरियाँ। राजपरियाँ, और यहाँ पे इसको देखिए दूसरे नाम से भी जाना जाता है दक्षुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो दक्षम से हम एक वर्ड जो है वो ड्राइव कर सकते हैं, या एक देखिए दक्षम से, यानी कि यहाँ पे हम 10 लिख सकते हैं, और सम का मतलब हो गया प्लस, यानी कि 10 प्लस हमें क्या देखने को मिलते हैं? नाग देखने को मिलते हैं। तो दक्षम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? अनंतनाग में देखने को मिलेगी। और यहाँ का जो एंडेंजर्ड स्पीशी है वो क्या है? हंगुल या कश्मीरी स्टैग भी आप कह सकते हो। ठीक है, हंगुल या कश्मीरी स्टैग भी आप इसे कह सकते हो। अब देखिए, इसके बड़े बड़े सींग होते हैं, यानी कि 10 प्लस सींग, आप ऐसे भी इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद थर्ड है त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो त्रिकुटा हम कैसे याद रख सकते हैं? त्रिकुटा हिल्स में देखिए वैष्णो माता जो है वहाँ पे पाई जाती हैं, और वैष्णो माता कहाँ पे? कटरा में। तो कटरा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? रियासी में। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारे पास? यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच है। देखिए, यहाँ पे डैम्स है और यहाँ पे रिवर्स है। ठीक है, कौन सा डैम कौन सी रिवर पे, वही हमें मैच करना है या देखना है। देखिए, उड़ी डैम जो है वो झेलम पे है, पहले इसने बताया, बिल्कुल सही है। दूसरा सलाल जो है वो चिनाब पे, बिल्कुल सही है। पक्कल डूल डैम जो है मधुसूदर पे, ये भी बिल्कुल सही है। और डूल अस्थि जो है रावी पे, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। अब देखिए, सलाल डैम जो चिनाब पे हम जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी में आपको देखने को मिलेगा। पक्कल डूल जो है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा? मधुसूदर। अब मधुसूदर क्या है? ये चिनाब की ही लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, देख याद रखना, चिनाब की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है मधुसूदर। वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा? किश्तवाड़। डूल हस्ती डैम जो है ये भी हमें किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, और कौन सी रिवर पे? चिनाब रिवर पे देखने को मिलता है। तो इसमें से हमारी 3 स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 स्टेटमेंट किसमें है? ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं कि ये जो उड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे है? झेलम रिवर पे, बारामूला डिस्ट्रिक्ट पे। वैसे ही सलाल डैम की बात करें तो ये चिनाब रिवर पे देखने को मिलता है रियासी डिस्ट्रिक्ट में। पक्कल डूल जो है वो आपको मधुसूदन रिवर पे देखने को मिलता है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की, और कहाँ पे है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। वैसे ही डूल अस्थि की अगर हम बात करें, ये भी आपको चिनाब रिवर पे देखने को मिलेगा, कहाँ पे? किश्तवाड़ में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है कि 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टिस होता है कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, और बोलता है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं विंटर सोल्स्टिस की। विंटर सोल्स्टिस मतलब देखिए, ये हमारी धरती है, बीच से इक्वेटर जाता है, ऊपर वाली साइड ट्रॉपिक ऑफ आपको कैंसर देखने को मिलेगा, और उससे ऊपर वाला सर्कल जो है, ऊपर वाला लैटिट्यूड, ये हमें क्या दिखता है यहाँ पे? एंटार्क्टिक सर्कल, या सॉरी आर्कटिक सर्कल। ठीक है, वैसे ही निचली तरफ आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिखेगा, और यहाँ पे एंटार्क्टिक सर्कल दिखेगा। कौन सा? एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, अब ये बात कर रहा है कि 22 दिसंबर यानी कि विंटर सोल्स्टिस, इस टाइम पे क्या होता है? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उस पर सूरज की डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन सी चीज़ यहाँ पे मैच करती है। पहला तो बोलता है जो सूरज है वो कभी भी मतलब आस्त नहीं होता है, कहाँ पे? आर्कटिक सर्कल। अब देखिए, आर्कटिक सर्कल ऊपर वाली साइड है। ठीक है, तो सूरज जो है वो यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर पे देखने को मिलेगा आपको, तो आर्कटिक सर्कल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे देखने को मिलेगा, यानी कि सूरज की किरणें वहाँ पे बेयरली पहुँचती हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पहली स्टेटमेंट क्या है? पहली स्टेटमेंट हो जाती है हमारी इनकरेक्ट। तो दूसरी स्टेटमेंट को छोड़ के हम तीसरी की बात करते हैं। यहाँ पे बोलता है द सन स्टैंड्स डायरेक्टली ओवर हेड, डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो मैंने अभी बात की, ये कहाँ पे? इस टाइम पे जो सूरज है उसकी किरणें कहाँ पे होती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाती है। और तीसरे की अगर हम बात करें, बोलता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स मोर इंसोलेशन देन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो देखिए, सूरज की किरणें
मतलब सूरज की किरणें कहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर पे। तो ज़्यादा इसकी जो रोशनी, ज़्यादा इसकी एनर्जी जो है वो कहाँ पे मिलेगी आपको, सदर्न हेमिस्फीयर में, ना कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सूरज जो है वो एंटार्क्टिक सर्कल जो है हमारा, ये वाला सर्कल, यहाँ पे देखिए 24 घंटे से भी ज़्यादा जो है सूरज रहता है यहाँ पे, मतलब सूर्यास्त नहीं होता। वो किस वजह से, देखिए धरती जो हमारी वो टिल्टेड है, ठीक है, टिल्टेड है कितना, 66.5 डिग्री, ठीक है। तो इसी से यही एक वजह है वहाँ पे क्या होती है, 24 घंटे आपको कंटिन्यूसली डे लाइट देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे किसकी बात की गई है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, JKSSB ने ही पूछा हुआ है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। तो देखिए इसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की बात की गई है 2023 की। उसने कहा है कि इन ये नीचे दिए गए कौन से प्रोजेक्ट हैं उनको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इस एक्ट के अंडर उनको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें, देखिए पहली स्टेटमेंट में इन्होंने क्या लिखा है, जब बोलते हैं फॉरेस्ट लैंड जो है वो दी जाती है कंस्ट्रक्शन के लिए, कौन सी, कोई भी बोलता है स्ट्रेटेजिक लीनियर प्रोजेक्ट होता है जो नेशनल इंपॉर्टेंस का होता है विद इन द 100 किलोमीटर ऑफ इंडियन बॉर्डर्स, इंडियन बॉर्डर्स के 100 किलोमीटर के अंदर कोई भी नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी है, तो उसके लिए बोलता है सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसका अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद बोलता है जब भी कोई फॉरेस्ट लैंड दी जाती है कंस्ट्रक्शन के लिए, किससे रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, कहाँ तक, 10 हेक्टर तक, तो उसके लिए बोलता है उनकी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे बात करता है, बोलता है पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स, ऐसे पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स जो स्पेसिफाइड किए जाते हैं किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिनका जो एरिया 5 हेक्टर से ज़्यादा ना हो, ठीक है। और कौन से एरिया में, लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म अफेक्टेड एरियाज़ की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखिए ये किससे होता है, ये नक्सलिज्म वाले अफेक्टेड एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। तो बोलता है वहाँ पे भी अगर कोई 5 हेक्टर तक की ज़मीन चाहिए होती तो उसके लिए भी उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं लेना पड़ता। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो आया था 2023 में, उसमें उन्होंने ये चीज़ें जो है मेंशन की हुई है, ठीक है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स हमने ऊपर पढ़ लिए, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रिब्यूटरी से, कौन सी ट्रिब्यूटरी, चिनाब की। अब देखिए ये भी क्वेश्चन जो है JKSSB ने पूछा हुआ था। अब यहाँ पे देखिए किसकी, चिनाब की ट्रिब्यूटरी की बात कर रहा है। बोलता है उज्ज रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है। बोलता है इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो चिनाब की है। उज्ज रिवर की बात करता है, मधुसूदर की बात करता है, नीरू की, अंश की, तवी की, ठीक है, इन सब की बात करता है। अब देखिए तवी रिवर तो आप सबको पता है सूर्यपुत्री कहलाती है और वो किसकी ट्रिब्यूटरी, चिनाब की है। अंश रिवर जो है ये भी देखने को मिलती है आपको रियासी डिस्ट्रिक्ट में, और ये भी किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये भी ट्रिब्यूटरी किसकी है, चिनाब की है। नीरू रिवर जो है ये आपको डोडा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी, ये भी ट्रिब्यूटरी किसकी है, चिनाब की। मधुसूदर जो है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी, ये भी ट्रिब्यूटरी किसकी है, चिनाब की। और मैंने कहा भी था ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, चिनाब की। और उज्ज रिवर की हम बात करें, देखिए ये भी निकलती कहाँ से, ये भी कैलाश कुंड ग्लेशियर से निकलती है, भद्रवाह से, ठीक है, भद्रवाह से ही निकलती है। लेकिन ये ट्रिब्यूटरी चिनाब की नहीं है, ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो इनमें से कौन कौन से हमारे ऑप्शन जो है सही है, वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो ऑप्शन है वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा कि उज्ज रिवर जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, कैलाश माउंटेन या कैलाश कुंड आप कह सकते हो, जो कहाँ पे है, भद्रवाह में, और ये फ्लो करती है कठुआ डिस्ट्रिक्ट के थ्रू, और किस में मिलती है, ये रावी रिवर में मिलती है, ना कि चिनाब में, ठीक है। उसके बाद मधुसूदर की बात की है, बोलता है ये लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है चिनाब की, ठीक है। तो ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल देंगी। उसके बाद बोलता है नीरू, ठीक है, ये भी आपको डोडा डिस्ट्रिक्ट पुलडोडा में मर्ज होती है चिनाब के साथ। तो बोलता है ये भी आपको डोडा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी, और निकलती कहाँ से, सुनबाई अष्टपति ग्लेशियर से, ठीक है, जो कि भद्रवाह में आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपको अंश रिवर देखने को मिलेगी, ठीक है, ये कहाँ पे देखने को मिलती है आपको, रियासी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये भी ट्रिब्यूटरी किसकी है, चिनाब की ही ट्रिब्यूटरी है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं तवी की। तवी के बारे में आपको पता है, ये भी भद्रवाह के कैलाश कुंड ग्लेशियर से निकलती है, वहाँ से चिनैनी से होते हुए, उधमपुर से होते हुए, जम्मू सिटी से होते हुए चिनाब में जाके मिलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे हमसे किसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए पहले कश्मीर सुल्तान्स के बारे में पूछा गया, और बोलते हैं उनके क्या मेजर कंट्रीब्यूशन है या उनको क्या टाइटल दिए जाते हैं वो आपको मैच करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे शमशुद्दीन शामिर। आपको पता होगा जब शामिर डायनेस्टी शुरू हुई थी तो सबसे पहले शुरू किसने की थी, शमशुद्दीन ने शुरू की थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, एस्टेब्लिशमेंट की थी किसकी, जो इनकी शामिर सल्तनत थी कश्मीर में, कब की थी, 1339 में की थी, बिल्कुल सही है। उसके बाद बोलता है सिकंदर बुटशिकन,
ठीक है। सिकंदर बुटशिकन जो है उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था मैग्निफिसेंट जामा मस्जिद जो श्रीनगर में, कब की थी? 1394 एडी में। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। ये भी देखिए शाह मीर डायनेस्टी से ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है यूसुफ शाह चक के बारे में, ठीक। तो बोलता है यूसुफ शाह चक जो है वो इंडिपेंडेंट लास्ट रूलर रहे हैं कश्मीर के। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए यूसुफ शाह चक को किसने यहाँ पे मुगल्स ने जो है उन्होंने इनको बंदी बना लिया था, ठीक। तो यहाँ पे देखिए तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है हमारी वो बिल्कुल सही मैच करती हैं। तो यहाँ पे ये क्या होगा, फर्स्ट का ए, सेकंड का बी और थर्ड का सी हमें देखने को मिलेगा। फर्स्ट का ए, सेकंड का बी और थर्ड का सी, यानी कि यहाँ पे भी सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देखिए शमशुद्दीन जो थे फाउंडर थे शामिर डायनेस्टी के, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे पहला इस्लामिक सल्तनत जो है उसकी शुरुआत की थी। अब देखिए आपसे बड़ी बार पूछा जाता है कि फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पे बात आती है किसकी? रिंचन की, ठीक है। फिर पूछा जाता है आपसे कि फर्स्ट एक्चुअल मुस्लिम रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो फिर वहाँ पे नाम आता है किसका? शमशुद्दीन शाह मीर का। देखिए ये बात क्यों थी, देखिए ये जो रिंचन थे ये बुद्धिस्ट थे पहले, ठीक है। ये जब आए थे इन्होंने यहाँ पे अपना राज्य स्थापित किया था तो ये बुद्धिस्ट थे। बाद में इन्होंने क्या किया, इस्लाम जो है उसको अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। तो फर्स्ट इस्लाम की अगर शासक की बात की जाएगी तो रिंचन का नाम आएगा, और अगर सही में असल में कोई शासक था मुस्लिम रूल का या किसी सल्तनत की बात होगी तो वहाँ पे नाम आएगा शमशुद्दीन शाह का, ठीक है। उसके बाद सिकंदर शाह जो थे कुतुबुद्दीन शाह के बेटे थे, और इन्होंने जामिया मस्जिद जो है श्रीनगर में उसका निर्माण किया था। उसके बाद यूसुफ शाह चक जो है वो लास्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर थे कश्मीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे पद्मश्री से रिलेटेड। देखिए 2026 में जम्मू एंड कश्मीर की 2 पर्सनैलिटीज़ थी जिन्हें पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिया गया है। देखिए पहले तो हमारे यहाँ से कौन है, पहले हैं हमारे बृजलाल भट्ट, उनको किस बारे में दिया गया? सोशल वर्क्स के बारे में दिया गया। और दूसरे पर्सनैलिटी की बात करें तो वो हैं हमारे शफ़ी शोक, इनको किस फील्ड में दिया गया? इनको लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में दिया गया। पद्मश्री अवार्ड 2026 2 बंदों को दिया गया है, एक बृजलाल भट्ट है, दूसरे शफ़ी शोक है, ठीक है। दोनों को आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कहा गया कि इन्होंने काफ़ी ग्रास रूट लेवल पे सोशल वर्क किया था और साथ में एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट भी थे जम्मू एंड कश्मीर से, इसीलिए इनको पद्मश्री 2026 का दिया गया। और उसके साथ साथ अगर शफ़ी शोक की बात करें तो वो लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में उनको दिया गया, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम, देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट की। देखिए रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है 2019 में आया था, सबको पता है। और यहाँ पे क्या, जम्मू एंड कश्मीर को जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है दी गई है, ऐसा लद्दाख में नहीं दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बाकी मैटर्स में जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो क्या कर सकती है? लॉ बना सकती है। तो देखिए हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसके अंडर रखा गया है? यूनियन गवर्नमेंट के अंडर रखा गया है, ठीक है। ऐसा दूसरे स्टेट्स में नहीं होता, लेकिन यहाँ पे रखा गया है। तो वो यही पूछा गया आपसे कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पब्लिक और पुलिस आर्डर की। ये जो सब्जेक्ट है ये किसने? यूनियन गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगी, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री होगा, इन पे जो भी लॉज हैं या जो भी चीज़ें हैं, जो भी अमेंडमेंट्स हैं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो उनको देख सकती है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे रिवॉल्ट की बात हो रही है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। बोलता है जब भी रिवॉल्ट हुआ था, जब ये रिवॉल्ट हुआ था, देखिए उससे पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जब रिवॉल्ट हुआ था उससे पहले यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो थी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रूल कौन कर रही थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे ही ये रिवोल्ट हुआ उसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन था उन्होंने क्या कह दिया कि भाई आपका जो भी था यहाँ पे आप अपना बोरी बिस्तरा समेट लो, अब यहाँ पे इंडियन टेरिटरी जो भी है वो किसके कंट्रोल में रहेगी? ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। तो यही आपसे पूछा है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आई थी। देखते हैं स्टेटमेंट्स में क्या लिखा हुआ। पहले तो बोलते हैं इंडियंस वर अलॉटेड एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, पहली स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। उसके बाद बोलता है पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज ट्रांसफॉर्म्ड टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं था। देखिए क्या हुआ था, देखिए इस सबसे स्टार्टिंग में आपको पता है पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे। तो जब एक्ट आया था 1773 का, तो फिर उसको गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। और बाकी जैसे मद्रास और बॉम्बे की जो उनकी टेरिटरी थी वो किसके अंडर डाल दी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर। फिर आता है एक्ट 1833 का,
ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये जो टाइटल है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसको हटा दिया जाता है, उसको वहाँ पे टाइटल दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट आता है 1958 का, यहाँ पे ये जो टाइटल था इसको भी ख़त्म कर दिया जाता है। अब यहाँ से आगे जो टाइटल है वो किसका शुरू होगा, वो वाइसरॉय का टाइटल यहाँ पे शुरू होगा। ठीक है, तो ये पोस्ट हटा दी थी, अब वाइसरॉय जो है वो यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत होगी। उसके बाद क्या पूछा है, बोलता जो पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उसको ख़त्म कर दिया गया था, ये मैंने आपको अभी बताया। और साथ में बोलता है जो पावर है वो ट्रांसफ़र कर दी थी ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, पावर्स जो है वो किसको ट्रांसफ़र कर दी थी, ब्रिटिश क्राउन को। तो ये बात बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सी हमारी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, बोलता है इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेनली कौन थे, इंडियन लीडर्स थे। तो ऐसी भी बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक्ट की थोड़ी बात कर लेते हैं। कहा गया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट था 1858 का, ठीक है, वो किसके बाद आया, वो रिवोल्ट जब हुआ था 1857 का, उसके बाद आया। और यहाँ पे बोलता है जो पावर्स है वो ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स हैं वो क्या कर दी, ख़त्म कर दी गई, और जो पावर्स है वो ट्रांसफ़र कर दी ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, यानी कि क्वीन विक्टोरिया को। ठीक है, अब बोलता है इसके साथ साथ यहाँ पे क्या था, ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था। ये कब से आया था, ये पिट्स इंडिया एक्ट में आया था। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, पूछा जा सकता है। देखिए दो चीज़ें थी यहाँ पे, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये आपके पॉलिटिकल मैटर्स संभालते थे, ये क्या करते थे, पॉलिटिकल मैटर्स। और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था तो ये क्या करते थे, आपके जो भी बिजनेस रिलेटेड अफेयर्स थे उनको संभाला करते थे। तो ये ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को भी ख़त्म कर दिया कब, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 का। ठीक है, और यहाँ पे बोलता है एक नई पोस्ट क्रिएट कर दी इसकी जगह पे, जिसको क्या कहते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, तो ये मैनेज करते थे जो भी इंडिया के अफेयर्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 20। क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स टेकन बाय लॉर्ड लिटन वाज अ फैक्टर इन द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। बोलता है ऐसे कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था जो किसने लिया था, लॉर्ड लिटन ने लिया था, और वो फैक्टर बन गया क्या, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया का, यानी कि जो राष्ट्रवाद की भावना इंडियंस में जागी है वो एक फैक्टर बन गया था। अब देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिया है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हो नहीं सकती, क्योंकि ये किसकी बात कर रहे थे, जो जजेस हैं उनके इक्वल पावर की बात कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए इंडियन जजेस भी थे, ब्रिटिश जजेस भी थे, लेकिन जो ब्रिटिश सब्जेक्ट हुआ करता था उन पे जो सुनवाई की जाती थी वो किसके द्वारा की जाती थी, ब्रिटिश जजेस के द्वारा ही की जाती थी। तो यहाँ पे इल्बर्ट नाम का बंदा था, उसने क्या किया, एक बिल लाया था जिसमें उसने कहा कि जो इंडिया के सीनियर जजेस हैं वो क्या कर सकते हैं, ब्रिटिश सब्जेक्ट पे सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने काफ़ी इस चीज़ का विरोध किया था, तो इससे रिलेटेड है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल में देखिए ये हुआ था 1905 में। लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे यहाँ पे अपने वाइसराय थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, हमारा जो बंगाल है उसको बांट दिया था दो हिस्सों में। यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल जो अभी भी हमारे पास है, और ईस्ट बंगाल आपको दिखेगा, ईस्ट बंगाल जो अभी का बांग्लादेश है। ठीक है, दो हिस्सों में बांट दिया था। और फिर नेक्स्ट आता है ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ऐसी भी बात नहीं थी। ठीक, तो नेक्स्ट आता हमारे पास यहाँ पे पासिंग ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो पासिंग ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो रहेगा सही ऑप्शन। क्यों, क्योंकि अब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था लिटन ने। इसने कहा था कि यहाँ पे जितने भी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में जो न्यूज़पेपर छपते हैं उनको इन्होंने क्या किया था, बैन किया था। इन्होंने कहा था कि अगर किसी को प्रिंटिंग करनी है तो उसको पहले अप्रूवल लेना होगा ब्रिटिशर से। क्यों ऐसा कर रहे थे, क्योंकि यहाँ की जो भी प्रिंटिंग प्रेस थी वो लिखती थी किसके बारे में, अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखती थी कि कैसे वो लोग हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कैसे वो लोग हम पे रूल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कुछ सरकार के बारे में ना लिखो, इसीलिए उनको क्या करता था, पहले अप्रूवल लेना पड़ता था किससे, ब्रिटिश सरकार से। तो ये चीज़ जो है ये इंडियंस को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने रिवोल्ट छेड़ दिया। काफ़ी सारे जो प्रेस थे वो बंद भी हो गई। ठीक है, और इसी ने ये जो राष्ट्रवाद की भावना है वो इंडियंस में जगा दी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ हम कल मिलते हैं, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के साथ जो रहेंगे JKSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, या फिर जो इसके अलावा भी क्वेश्चंस होंगे, हाई क्वालिटी क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड अगर आपको PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, हमारा ऐप है स्टडीविंग्स ऑनलाइन के नाम से, आपको उसको डाउनलोड करना है। और साथ में अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ में हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है स्टडीविंग्स ऑनलाइन के नाम से उसको भी आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।